डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास हो जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको आईपीसी के सेक्शन आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1 की, जिसमें वर्णन है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, संहिता का नाम मतलब आईपीसी का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो रही है, तो आपको पता है पहले नंबर पे यही बात होगी, क्योंकि आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईपीसी का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र, यानी वो कहाँ कहाँ लागू होता है, यही जानकारियाँ मिलेंगी हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा था, तो वहाँ भी सबसे पहले चाहे वह अनुसूची की बात करें, अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें, तो वहाँ भी यही चीज़ का वर्णन था, ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आईपीसी का है तो आईपीसी की बात होगी सबसे पहले। जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आईपीसी की नोटबुक है तो सबसे पहले आईपीसी अपना नाम लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी अन्यथा नहीं, इस चीज़ का वर्णन है। मतलब ये समझिए कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है, तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन आईपीसी में है तो ही सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई नया अपराध आ जाता है तो आईपीसी में, जाहिर सी बात है नया अपराध है तो आईपीसी में वर्णित नहीं होगा तो सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले याद करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए धारा 2 की बात हो रही है, 2 मतलब दूसरे की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई दूसरा अपराध है, कोई दूसरा अपराध जो कि आईपीसी में वर्णित नहीं है तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई दूसरा अपराध नहीं है तो सज़ा मिलेगी। तो दूसरा फॉर धारा 2, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 2 में किस चीज़ का वर्णन है, कि भारत के भीतर किए गए ऐसे अपराध जिनका आईपीसी में वर्णन है तो सज़ा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सज़ा आईपीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो आईपीसी था वो 1860 में आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो पैसे जो चोरी होते थे ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आईपीसी में जो था ये अपराध वर्णित नहीं था। तो अगर कोई उस टाइम पे क्राइम करता है तो आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए, ठीक है। तो समझ गए होंगे, कोई नया अपराध आता है तो उसको आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि आईपीसी में उसको जोड़ा ना जाए। साथ ही साथ कुछ अपवाद भी हैं कि जिनके ऊपर ना तो सिविल ना ही दीवानी मामला चलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत की कोई भी ऐसे अधिकारी जो आईएफएस सेवा में हो, ठीक है, या फिर आईएफएस सेवा के सदस्य या दूसरे देश के राजदूत या राजनयिक या भारत के राजदूत या राजनयिक, ठीक है। साथ ही साथ विदेशी सेना, इनके ऊपर जो है ये चीज़ें लागू नहीं होती, मतलब आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनवाया था, तो उनको जो है आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर रह रहे थे तो जाहिर सी बात है भारत सज़ा तो नहीं दे पाया था, लेकिन जो नेशनल हाईवे 24 था उसमें पत्थर जरूर रखवाए थे, ठीक है, पत्थर डलवाए थे उसमें, लेकिन सज़ा नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 में भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का वर्णन है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी अपराध है जो भारत की सीमा के बाहर किया गया है, उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराध कहाँ किया गया है, भारत में ही किया गया है, ठीक है। यानी भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराध किया जाता है, लेकिन माना यही जाता है कि वो अपराध भारत में किया गया है। और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करता है, तब भी उसको जो सज़ा है कैसे मिलेगी, आईपीसी के अनुसार मिलेगी। तो इसको याद करते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध को ये वर्णन है धारा 3 में। तो धारा 3 में 3 शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध। सीमा की बात हो रही है, तो आपको पता है सीमा यानी बाउंड्री लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जल, थल और वायु, ठीक है। 3 प्रकार की सीमाएं हो गई ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 3 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अपराध होते हैं भारत की सीमाओं के बाहर, तो उनको दंड किसके अंतर्गत मिलती है, हमेशा आईपीसी के अंतर्गत ही मिलती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में वर्णन है भारतीय क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र, ठीक है। भारतीय राज्यातीत क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप। तो इसको राज्यातीत क्षेत्र क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी भारत का रजिस्टर्ड वायुयान है, यानी हवाई जहाज है या फिर जलयान है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लीजिए किसी भी देश में वो जलयान चला गया है, तो अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है।
है, और जाहिर सी बात है अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी, आईपीसी के अनुसार दी जाएगी। तो यही राज्यातीत क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान अगर कोई भी दूसरे देश में है फिर भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र क्या है, भारत का राज्यातीत क्षेत्र है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए वायुयान लिखा हुआ है। वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। आपको पता है हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता है। कैसे उड़ता है, फुर से, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवाई जहाज जो है वह फुर से उड़ता है। फुर फुर क्योंकि चिड़िया भी उड़ती हैं, तो फुर फॉर फोर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा 4 में किस चीज़ का वर्णन है, रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान के संबंध में, यानी राज्यातीत क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर अपराधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 5, जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है। कुछ अपवाद कैसे, जैसे मान लीजिए सेना के अधिकारी हैं तो उनको आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किनके अंतर्गत दी जाएगी फिर उनको सज़ा, उनको दी जाएगी सैनिक न्यायालय के अंतर्गत, या फिर सेना अधिनियम बोला जाता है। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, तो उसी के अंतर्गत उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही जो विद्युत चोरी होती है, ठीक है, तो उनको भी आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाती है, वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उनको सज़ा मिलती है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको आईपीसी के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि 5 में शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइफ, ठीक है। और आपको पता है घर में वाइफ अगर कुछ भी करें तो वो एक मतलब कि अपवाद हो जाता है। अगर पुरुष करता है कुछ, अगर कोई भी मान लीजिए तोड़फोड़ कर देता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन अगर घर में कोई मतलब महिलाएं करती हैं या फिर कोई वाइफ करती हैं तो उनके ऊपर वो अपवाद होता है, मतलब उनके ऊपर अब कोई शोर नहीं कर सकता या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता। तो एक अपवाद केस बन गया ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन, यानी धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, वाइफ और 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अध्याय 1 खत्म हो जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 5 ये जो है अलग से है। जैसे कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वैसे गिनती के अनुसार कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं ना। 4 का बढ़ जाता है, 9 का बढ़ जाता है और 14 का बढ़ जाता है, तो ये 3 बढ़ के 25 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वैसे अध्याय जो है कितने हैं, 23 हैं, लेकिन 5A जो है अलग से है। तो यहाँ पर अध्याय 1 खत्म हो जाता है धारा 5 से और स्टार्ट होता है धारा 6 से अध्याय 2। मैं आपको बता दूं कि अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 52 तक के आते हैं और इनमें केवल और केवल परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें केवल परिभाषाओं की बात की जाएगी, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में वर्णन है कुछ उपबंधों का, जिसमें जैसे कि कब अपराध नहीं होगा इस चीज़ की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी की नीम की दातून तोड़ लेता है, तो ठीक है, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये तुच्छ अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा समझिए कि ये अपराध नहीं होगा। अगर कोई भी मतलब रिपोर्ट लिखवाता भी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, यानी 6 शब्द। तो याद रखिएगा धारा 6 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ उपबंधों का। कौन से उपबंध का, यानी कब चीज़ें अपराध होंगी कब चीज़ें अपराध नहीं होंगी, इस चीज़ की परिभाषा का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है। मतलब आईपीसी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग इनको नहीं माना जाता है। आईपीसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक माना जाता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि लिंग में शब्द लिखा हुआ लिंक, लिंक समझ रहे ना, जैसे यूट्यूब से आप लिंक जनरेट करते हो, ठीक है, शेयर करने के लिए। तो लिंक का अगर आप सिंबल देखोगे ना तो देखने में आपको 8 जैसा दिखेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, लिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है वचन का। वचन मतलब आईपीसी के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही हैं। मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया या फिर वह अपराधी है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि वहाँ पर जितने भी अपराधी हैं सबके लिए बोला गया है। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई भी अंतर आईपीसी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। तो वचन में एक शब्द लिखा है वो वॉच। वॉच करना मतलब देखना होता है। देखते किसे हैं, आँखों से, और आँखों को नैन भी बोलते हैं। तो नैन में आपको 9 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 9 में यानी धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, वचन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 10 की। तो धारा 10 में वर्णन है स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषा का। मतलब जो आईपीसी है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ स्त्री का क्या मतलब होता है, स्त्री का मतलब कानून के अंतर्गत किसी भी आयु की महिला की बात की जाएगी, ठीक है। मतलब चाहे वह 4 साल के हो, 10 साल या फिर 20 साल या 50 साल, स्त्री का मतलब
किसी भी आयु की महिला, और साथ ही साथ पुरुष का मतलब भी होता है किसी भी आयु का पुरुष। वहाँ पे बच्चा बोलना जरूरी नहीं है, अगर पुरुष बोला गया है तो वह किसी भी आयु का हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 10 को 10 बोलते हैं, 10 को कर लेते हैं ट्रेन। ठीक है, और स्त्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेन और स्त्री से संबंधित आपने एक चुटकुला सुना होगा कि मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो तैयार होने में ज़्यादा समय लगाती हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि भारत की ट्रेन और यहाँ की महिलाएं यानी स्त्रियां जो हैं दोनों ही लेट हो जाती हैं कहीं जाती हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेन और स्त्रियों की चर्चा एक ही जैसे की जाती है। तो याद रखिएगा ट्रेन यानी 10 की बात हो रही है तो धारा 10 में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषाओं का। मैंने आपको बता ही दिया, स्त्री मतलब किसी भी आयु की महिला और पुरुष मतलब किसी भी आयु का पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई निकाय भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी या कारखाना भी हो सकता है। सब के सब व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो व्यक्ति को याद करना है तो ऐसा याद रखिए कि व्यक्ति की बात हो रही मतलब इंसान। तो ठीक है, व्यक्ति को इंसान कर लेते हैं यहाँ पर, और 11 को कर लेते हैं यारा। ठीक है, यारा मतलब दोस्त। तो जाहिर सी बात है इंसान के मतलब व्यक्ति ही व्यक्ति का यार बनता है, दोस्त बनता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है? व्यक्ति की परिभाषा का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 12 की। तो धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन है। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में वारा शब्द आपको मिल जाएगा ना, वर्ग, वारा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन है? वर्ग का वर्णन है, और वर्ग देखते ही आप ऑप्शन क्लियर कर लोगे। तो याद रखिएगा धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे धारा 14 की, जिसमें सरकार के सेवक का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरकार के सेवक कौन होंगे? जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर सेवक की बात हो रही है। सेवक को चेला भी बोलते हैं ना, तो चेला को चेरा। ठीक है, चेरा, चेरा फॉर 14 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा धारा 14 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार के सेवक का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर देखिए 14 में फोर्ट शब्द लिखा हुआ है। फोर्ट मतलब किला, और आपको पता ही है किला किसी राजा महाराजा का होता है और वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 17 की। तो धारा 17 में सरकार की परिभाषा का वर्णन है। सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकार की बात हो रही है और धारा 17 लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरकार या फिर सत्ता, सत्ता किसके हाथ में होती है? तो आप बोलेंगे सरकार के हाथ में होती है ना। पूरी की पूरी सत्ता सरकार के हाथ में होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे सत्ता से 17 और सरकार। तो याद रखिएगा धारा 17 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार की परिभाषा का, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 18 की, जिसमें भारत की परिभाषा है। ठीक है, तो भारत की परिभाषा मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या स्थिति है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर भारत याद कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा। तो भारत में एक शब्द लिखा हुआ है भार। भार मतलब वजन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वजन लाद दिया जाए, बहुत ज़्यादा भार रख दिया जाए, तो उसको वह हटाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर उसके ऊपर वजन रख दिया गया किसी के द्वारा, तो अब उसको वह हटा रहा है। हटा रहा है फॉर 18 आपको याद आ जाएगा, हटा रहा, 18। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 19 की, जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा का वर्णन है। न्यायाधीश कौन होगा? जो कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध होगा, वही न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश जिसको जस्टिस भी बोलते हैं ना, तो जस्टिस में शब्द लिखा हुआ है जस्ट आइस। आइस मतलब, ठीक है, यहाँ पर आइस शब्द से ही आप कवर कर लोगे 19, आइस 19, 19 में भी आइस शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि जस्टिस यानी न्यायाधीश की बात किसके अंतर्गत की गई है? धारा 19 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, अब न्यायाधीश की बात की गई है तो जाहिर सी बात है न्यायालय की भी बात की जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश न्यायालय में बैठेंगे। तो जस्ट 19 के बाद जो धारा 20 है उसमें न्यायालय की बात की गई है। तो आसानी से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 21, जिसमें वर्णन है लोक सेवक के परिभाषा की। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर लोक सेवक यानी लोगों की सेवा करने वाला। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि आम आदमी की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उसका स्थान है लोगों की नज़र में एक ईश जैसा होगा, एक भगवान जैसा होगा।
है ना। क्यों? क्योंकि लोगों की सेवा कर रहा है, इसलिए उसका स्थान एक ईस जैसा है, तो एक ईस फॉर 21। तो याद रखिएगा धारा 21 में किस चीज़ का वर्णन है? लोक सेवक की परिभाषा का। साथ ही साथ एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन लोक सेवक होते हैं और कौन लोक सेवक नहीं होते हैं। तो कुछ पॉइंट वो भी हैं, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जो सेना के आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी या फिर लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र या लोक सुविधा से जुड़े हुए अधिकारी और होमगार्ड, ये सब लोक सेवक होते हैं। होमगार्ड के बारे में एक वाद था जो कि रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के संबंध में था, जिसमें बोला गया था कि होमगार्ड जो है वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ होमगार्ड से संबंधित जो सबसे लास्ट में एक वाद हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा परमेश्वर रहा था, तो वो था आपका बिपिन वर्सेस केरल सरकार। ये सबसे ज़्यादा मान्य था, ये भी होमगार्ड के बारे में था। तो बताया गया था कि होमगार्ड जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधायक लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। इसके संबंध में एक वाद था RS नायक वर्सेस AR अंतुले, ठीक है। तो इस वाद में कहा गया था कोर्ट द्वारा कि विधायक जो हैं वो लोक सेवक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह राजकोष से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। अच्छा, तो सांसद लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो सांसद लोक सेवक होते हैं। सांसद यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। ऐसा बोला गया था M करुणानिधि के मामले में कि ये लोक सेवक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कोतवाल हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए या फिर अध्यापक हो गए, वित्त इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हो गए, तो ये लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो ये लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी लोक सेवक होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान यानी सरपंच की बात होती है, या फिर जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं ये लोक सेवक नहीं होते हैं। ये बोला गया था रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के वाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद करता है ना, तो फिर वह लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो ऑप्शन में आपके सामने पुलिस होगा, सरकारी डॉक्टर होगा, अध्यापक होगा, और फिर दे दिया जाएगा कि जिला पंचायत का सदस्य। तो सही जवाब क्या होगा कि जिला पंचायत का जो सदस्य वो लोक सेवक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 22 की। तो धारा 22 में वर्णन है जंगम संपत्ति की परिभाषा की। जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। चल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ऐसी संपत्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए धारा 22 में शब्द आपको मिल जाएगा भैंस। 22 भैंस, आपको पता है जो भैंस होती हैं वो भी एक संपत्ति की तरह ही होती हैं, है ना। लेकिन भैंस जो होती है वो एक प्रकार की जंगम संपत्ति भी है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो भैंस से आप याद कर सकते हैं कि भैंस एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा धारा 22 में किस चीज़ का वर्णन है? जंगम संपत्ति का, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का। याद रहेगा ना, बहुत ही फनी है इसलिए आपको ये नहीं भूलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जिसमें वर्णन है बेईमानी का, ठीक है। बेईमानी कैसी? जो कि दोषपूर्ण लाभ के लिए की गई हो। ये मैं आपको बता दूं UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धारा 24 है उसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है। तो सही जवाब होगा बेईमानी की परिभाषा का, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि बेईमानी में शब्द लिखा हुआ है बाई और मानी। तो कर लेते हैं बाई माइनस, ठीक है। बेईमानी बाई माइनस, तो बाई में माइनस करना है। बाई जो है आपको पता है कि अगर अल्फ़ाबेट में स्थान देखें तो किस नंबर पे आता है? तो आप बोलेंगे 25 नंबर पे आता है, ठीक है। 26 में जेड आता है। अब माइनस की बात हो रही है कि बाई में माइनस करेंगे, यानी 25 में माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए कोई अंक भी तो चाहिए, जीरो तो माइनस कर नहीं सकते। तो पहला अंक आएगा 1, तो बाई में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 24, यानी 25 माइनस 1 24। तो आपको याद आ जाएगा कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है? बाई माइनस का, यानी बेईमानी का। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 25 की। तो धारा 25 में वर्णन है कपट का। कपट मतलब धोखे के साथ जिसमें क्षति हुई हो, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि जो कपट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कपटी बोलते हैं ना। कपट करने वाला कपटी। तो कपटी में शब्द लिखा हो लास्ट में पट्टी। पट्टी को कर लेते हैं पत्ती। पत्ती से आपको याद आ जाएगा 25, 25, 25। तो याद रखिएगा धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है? कपटी का, कपटी फॉर कपट का, ठीक है। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे धारा 29 की, जो कि महत्वपूर्ण है और इसमें वर्णन है दस्तावेज के परिभाषा की। अच्छा, दस्तावेज क्या होता है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक चेक या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सभी सरकारी कागज जो कि किसी भी कार्य से संबंधित हो या फिर किसी भी कार्य में संलग्न किए जा सकें, वो सब क्या बोले जाते हैं? दस्तावेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो याद करना आसान है क्योंकि दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ है डस्टा, डस्ट की बात। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल, है ना। डस्ट होता है धूल, और धूल क्या होती है? उड़ती है। तो उड़ती फॉर 29, उड़ती 29। तो याद रखिएगा धारा 29 में किस चीज़ का वर्णन है? दस्तावेज का वर्णन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 33, जिसमें वर्णन है कार्यलोप का। कार्यलोप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य मान लीजिए किसी की जिम्मेदारी में दे दिया गया, अब वो उस कार्य को वैसा ना करे बल्कि उल्टे तरीके से करे। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई भी पुलिस है, किसी भी मुजरिम को उसने पकड़ा और अब क्या कर रहा है? मुजरिम के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है वो मुजरिम ना हो, लेकिन उसने अपने शक के हिसाब से पकड़ा, अब उसको लगा पीटने, तो ये गलत है, ये कार्य का लोप माना जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल पकड़ सकता है, पूछताछ कर सकता है, मारपीट नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो ये कार्य का लोप होगा। तो अगर कोई व्यक्ति कार्य का लोप करता है तो जाहिर सी बात है उसको डरने की जरूरत है। डरेगा मतलब थर थर कांपेगा अगर उसने कार्यलोप किया है। तो थर थर फॉर 33। तो याद रखिएगा धारा 33 यानी 33 में किस चीज का वर्णन है? कार्यलोप का वर्णन है। कार्यलोप मतलब जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उसने नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 में वर्णन है सामान्य आशय का। सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दोस्त है, वो अपराध करने जा रहा है, उसी के साथ दूसरा दोस्त भी साथ उसके हो लिया, तो दोनों के कॉमन इंटेंशन हो गए। ठीक है, एक जैसे आशय हो गए, सामान्य आशय हो गए। तो सामान्य आशय से जुड़ा हुआ नॉर्मल जिंदगी में एक परिभाषा मैं आपको देता हूँ, वो है चींटियाँ। आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं उनके कॉमन इंटेंशन होते हैं, सामान्य आशय होते हैं। वो एक ही काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी मतलब कि बिल बनाना है तो वो क्या करती हैं? साथ ही साथ इकट्ठा मिलके वो काम को करती हैं। कहीं भी मान लीजिए शक्कर रखा हुआ है तो सभी एक एक शक्कर ले जाएंगी, एक लाइन से जाएंगी, कॉमन इंटेंशन होता है उनका। तो चींटी से आपको 34 याद आ जाएगा, चींटीस 34। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चींटी है कॉमन इंटेंशन का एक उदाहरण है। तो धारा 34 में किस चीज़ का वर्णन है? कॉमन इंटेंशन का, यानी सामान्य आशय का। ठीक है, साथ ही साथ आपको दो चीज़ें समझना और जरूरी है जो कि धारा 34 से संबंधित वाद हैं। एक वाद था भूप सिंह वर्सेस पंजाब सरकार, जो कि 1977 का है। इसमें बोला गया था कि योजना घटना के दौरान भी बन सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि पहले से प्रिपेयर होके आए हो दोनों लोग। ठीक है, मतलब जो दोस्त साथ में है वो पहले से प्रिपेयर हो, घटना के दौरान भी योजना अगर बनती है तब भी सामान्य आशय माना जाएगा। एक केस था वारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924। इसमें बोला गया था कि आश्रय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध होता है या फिर कॉमन इंटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी दोस्त किसी को पीट रहा है, ठीक है, अंदर, और कोई दूसरा दोस्त जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है कि देख रहा है, और सामने जो है मतलब अंदर आश्रय जो है वो पूरा हो रहा है, मतलब पिटाई तो हो रही है, वो सामने देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, तो उसका भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 40 की, जिसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। अपराध क्या होता है? तो आप बोलेंगे जो कानून या फिर विधि के संगत ना हो। ठीक है, जो कानून और विधि द्वारा मान्य ना हो वो सब अपराध हैं। तो अपराध से संबंधित 40 याद करना है। तो 40 में एक शब्द लिखा हुआ है फोड़ती। ऐसा समझिए कि किसी का कोई सर फोड़ रहा है या फिर कार का शीशा फोड़ रहा है, कुछ भी फोड़ रहा है, तो एक अपराध ही है। तो अपराध की परिभाषा में क्या आएगा? अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तब भी। तो ऐसे याद रखिएगा कि 40 में किस चीज़ का वर्णन है? अपराध की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 41 की, जिसमें वर्णन है विशेष विधि का। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ। जैसे कि आपको पता है बिजली चोरी से संबंधित बिजली अधिनियम एक अलग लॉ है। ठीक है, ऐसे ही रेलवे अधिनियम भी है। अगर रेलवे में बिना टिकट के आप चढ़ते हो तो उसके लिए भी एक अलग लॉ है। तो ये अलग है, आईपीसी के अनुसार इनको सजा नहीं मिलती है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 41 में शब्द लिखा हुआ है एक ताली, एक ताली बजाना। और एक ताली किसके लिए बजती है? कोई अगर विशेष व्यक्ति आए तब। तो विशेष से आपको याद आ जाएगा विशेष विधि। तो याद रखिएगा धारा 41 में किस चीज़ का वर्णन है? विशेष विधि का, यानी विशेष अर्थात स्पेशल लॉ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है लाइफ का, यानी जीवन का, जिंदगी का। बहुत ही आसान है याद करना क्योंकि 45 में 45 शब्द लिखा हुआ है पिता।
पिता और माता ही हमको ज़िंदगी देते हैं, हमको जीवन देते हैं, आपको ये चीज़ पता है। तो पिता फॉर पितालीस, तो याद रखिएगा धारा 45 में किस चीज़ का वर्णन है, जिंदगी के नहीं जीवन का। इसके संबंध में एक बात भी कही गई थी एक वाद में, जो था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा है तो जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि उसके साथ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु का। ठीक है, मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु की परिभाषा की बात की गई है। तो मृत्यु से संबंधित आपने सुना होगा काल की काली छाया, बोलते हैं ना कि उसके ऊपर काली छाया मंडरा रही है, यानी उसके काल नज़दीक हैं। तो काली छाया, छाया फॉर 46, तो याद रखिएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्यु का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 49 की, जिसमें वर्णन है वर्ष, मास, इन सब चीज़ों की, मतलब साल और महीनों के बारे में। आपको पता होगा कि ये जो चीज़ गिनी जाती है आईपीसी के अंतर्गत, ये गिनी जाती है ग्रेगरियन कैलेंडर के अंतर्गत, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश कैलेंडर। उसी के अनुसार अदालत में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ष शब्द लिखा हुआ है। वर्ष को क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब कान भी तो होता है, और कान में ऊंचा भी सुनते हैं लोग, है ना, कान में ऊंचा भी सुनते हैं, तो ऊंचा फॉर 49। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 49 में किस चीज़ का वर्णन है, ईयर का वर्णन है। ईयर मतलब वर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको कि वर्ष और मास का वर्णन धारा 49 में किया गया है। ठीक है, ट्रिक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ फुल सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो अब हम लोग बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51 में वर्णन है शपथ का। शपथ के बारे में आपको पता होगा कि पहले कोर्ट में क्या होता था कि गीता, कुरान, इन सब से शपथ दिलवाई जाती थी ना, कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हो गया कि शपथ अधिनियम 1973 के अंतर्गत गीता, कुरान को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब इनमें शपथ नहीं दिलाई जाती है, बल्कि एक शपथ पत्र सिग्नेचर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि 51 में शब्द लिखा हुआ है आचवन। ठीक है, या फिर इंकहावन, तो हवन शब्द आपको मिल जाएगा। तो आचमन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इन सब में शपथ लेते हैं ये कि हम मतलब बुरे काम नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब चीज़ें शपथ से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 51 में किस चीज़ का वर्णन है, शपथ का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है कि आप शपथ में सिग्नेचर करते हैं, तो 51 में इंक आवन शब्द लिखा हुआ, यानी इंक आ गया है ना। पहले केवल हाथ रख के कसम कर खाते थे, लेकिन अब इंक का प्रयोग करते हैं, तो इंक फॉर 51। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 52 की, जिसमें वर्णन है सद्भावना के परिभाषा की। सद्भावना मतलब ध्यान व सतर्कता सहित। ठीक है, ऐसा समझिए, मतलब भावना तो अच्छी है, लेकिन ध्यान और सतर्कता भी उसमें होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी मुजरिम के ही सहायता कर रहे हों। साथ ही साथ धारा 52A में बोला गया है संश्रय की परिभाषा का। संश्रय मतलब अपने आश्रय में समझिए किसी भी अपराधी को कोई ले रहा है, साथ ही साथ उसको भोजन या फिर पेय पदार्थ, वस्त्र या फिर हथियार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसके संबंध में भी बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन, 52 भवन, और अब यहाँ पर देखिए सद्भावना में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है, भावना, तो भावना को भवन कर लेते हैं, तो भवन से 52 क्लियर हो जाएगा ना ये। और संश्रय को कर लेते हैं आश्रय, क्योंकि यहाँ पर आश्रय की भी बात हो रही है कि किसी को आश्रय देना, भोजन देना, पानी देना, ये सब चीज़ें, तो भवन में ही आश्रय देते हैं, तो भवन फॉर 52। तो ऐसे याद रखिएगा धारा 52 में सद्भावना की परिभाषा और धारा 52A में संश्रय की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 53, जिसमें बात की गई है दंड के प्रकार की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 में शब्द लिखा हुआ है तड़पन, और आपको पता है अगर किसी को दंड दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो तड़पेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है, दंड के प्रकार का वर्णन है। ठीक है, अगर बात करें दंड की कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत्यु दंड, जिसके संबंध में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार द्वारा एक मामला हुआ था, जिसमें बोला गया था कि गंभीर से गंभीर आरोप पर ही या फिर गंभीर से गंभीर मामले पर ही मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है आजीवन कारावास, मतलब पूरी उम्र कारावास। तीसरा होता है कारावास, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो साधारण कारावास होता है और दूसरा होता है साश्रम, यानी मेहनत के साथ कारावास। अगर कारावास में है तो वहाँ पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और साधारण वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौथा जो होता है दंड का प्रकार, वो होता है संपत्ति का समापहरण, मतलब संपत्ति का जब्तीकरण। ठीक है, फिर 5वां जो होता है वो होता है जुर्माना या फिर अर्थदंड। तो ये 5 प्रकार होते हैं दंड के।
अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 54, जिसमें वर्णन है मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड का लघुकरण मतलब क्या है? जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है ना, तो उसके अंतर्गत वो चाहे तो किसी की फांसी की सजा को कम कर सकते हैं। तो अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। ठीक है, मैंने आपको सभी अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा दिए हैं, तो उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड का लघुकरण मतलब मृत्युदंड को कम कर दिया जाए, अर्थात किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको कम कर दिया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृत्युदंड, उसके बाद आजीवन कारावास, फिर कारावास जो कि सश्रम और साधारण था, उसके बाद संपत्ति का समापहरण और जुर्माना अर्थदंड, ये पांचवा था। तो अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे यानी मृत्युदंड को कम करेंगे तो कितनी सजाएं बचेंगी? 4 बचेंगी। मतलब मृत्युदंड के लघुकरण में 5 में से 4 सजाएं दी जा सकती हैं। एक तो मृत्युदंड ही है, तो 5वां हटा देंगे तो 5 में से 4 सजा दी जा सकती है अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे तो 5 में से 4, तो 5 और 4 यानी 54। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 54 में किस चीज़ का वर्णन है? मृत्युदंड के लघुकरण का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज तक इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, वही हाल है कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 63 की। तो धारा 63 में वर्णन है जुर्माने की रकम की। इसके संबंध में बोला भी गया है कि जो जुर्माने की रकम है वो दोनों पक्षों को देखकर निर्धारित की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लग जाए और किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए। ठीक है, तो ये जुर्माने की जो रकम है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? दोनों पक्षों को देखकर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा ना हो कि गरीब के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए और अमीर के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना। तो यहाँ पर देखिए 63 में शब्द लिखा हुआ है तरसत। यानी क्या होता है, गरीब लोग वैसे भी तरसते हैं और उनके ऊपर अगर ज़्यादा जुर्माना लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण से देख कर जुर्माना लगाया जाता है, यानी जुर्माने की रकम निर्धारित की जाती है दोनों पक्षों को देखकर। तो 63 फॉर 63। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 63 में किस चीज़ का वर्णन है? जो कि तरस रहे हैं पैसों के लिए, पैसा यानी जुर्माने की रकम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुर्माने की रकम का वर्णन किस में है? धारा 63 में। दूसरा तरीका भी है, 63 में शब्द लिखा हुआ टी शर्ट, यानी टी शर्ट पहनने के लिए पैसे नहीं है और जुर्माने की रकम ज़्यादा लग जाए किसी के ऊपर तो ये सही नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद धारा 64 में वर्णन है जुर्माना ना देने पर कारावास। तो इसको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने आपको